हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन इंग्लिश वर्स। आज है 22 अप्रैल और आज हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। सेंटेंस बाय सेंटेंस ब्रेक डाउन करेंगे, साथ ही वोकैब्स को देखेंगे, उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी देखेंगे। इसलिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, इट्स गोइंग टू बी ए मास्टर क्लास। And moreover, we will learn how to speak in English, how to use those vocabs, idioms, phrases in our daily life conversations. We will boost up our communicating skills. So let's begin. Today's topic is, आज का टॉपिक है लश्चर और ब्लस्टर। देखिए कितना सुंदर राइमिंग किया है एडिटर ने, लश्चर और ब्लस्टर। लश्चर मतलब होता है चमक, ठीक है, प्रतिष्ठा, और ब्लस्टर मतलब होता है दिखावा। ये चमक है या फिर दिखावा है, किसके बारे में बात हो रही है आज? एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ड्यू टू द वॉर लाइक सिचुएशंस, जैसे इसराइल, ईरान और अमेरिका, मतलब वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं, उसके वजह से भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस तरह से स्लो डाउन हो गया है, ठीक है, कितना हम लोग डिपेंडेंट है, इस पर बात करेंगे। तो लश्चर और ब्लस्टर, ये चमक है या दिखावा है। ऑन वेस्ट एशिया स्लो डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, पश्चिम एशिया के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी, इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है, मतलब मंदी आ गया है, ठीक है। ब्लस्टर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्लस्टर मतलब दिखावा होता है ना, हिज कॉन्फिडेंस इज जस्ट ब्लस्टर, उसका आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा है। ब्लस्टर, इसको नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिखावा। इंडियाज़ इकोनॉमिक मेटल विल बी ऑन टेस्ट एज इट फेसेस हेडविंड्स। देखिए हेडविंड्स क्या होता है? हेडविंड जैसे आप अगर बाइक चला रहे हो, सामने से हवा चल रही है, ठीक है, सामने से आपके फेस पे हवा चल रही है, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी बाइक की गति जो है, स्पीड है, वो स्लो हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड हेडविंड्स, ठीक है, मतलब कोई बाधा पहुंचाने वाला फैक्टर। या फिर आप रनिंग कर रहे हो, सामने से हवा चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप टाइमली रनिंग नहीं कर पाओगे, मतलब जितना टाइम में आपको पहुंचना था, अपना लक्ष्य हासिल करना था, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। दैट इज़ कॉल्ड हेडविंड्स। तो हेडविंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाधा हो जाएगा। दो सर्कमस्टांसेस विच आर एडवर्स, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी बोल सकते हैं। तो इंडियाज़ इकोनॉमिक मेटल, मेटल मेटल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन इट्स टू बी नोटेड। हमेशा फिर इसमें आपका एसएससी में, बैंकिंग में ये वर्ड पूछा जाता है। मेटल मतलब होता है रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब होता है क्षमता, साहस, मतलब कितना आप स्ट्रगल कर सकते हो, कितना एडवर्स कंडीशन में आप अपने आप को मतलब एक मजबूती के रूप में उभर कर दिखाते हो कि यस आई कैन सस्टेन एनीवेयर। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है, मेटल विल बी, इसका जो क्षमता है, इसका जो रेजिलियंस है, विल बी ऑन टेस्ट, इसकी एक परीक्षा होगी, एज इट फेसेस हेडविंड, जैसे कि अभी उसको जो है अपोजिट सर्कमस्टांसेस फेस करने को मिल रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स देखते हैं। मेटल, जैसे मैंने बताया, क्षमता या साहस, फोर्टिट्यूड, समअर्थी करेज, अपोजिट वर्ड हो जाए कोडाइस, कोडाइस, ठीक है। हेडविंड्स, सामने से आने वाली हवा, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, समानार्थी, दैट मीन्स सिनोनिम्स, ऑब्स्टेकल्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। हेडविंड्स नोट करेंगे और मेटल भी नोट करेंगे, ठीक है। बिलोम हो जाएगा इसका, यानी एंटोनिम्स, टेलविंड्स। अब देखिए कन्वर्सेशन में इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हेडविंड्स का। डिस्पाइट द हेडविंड्स इन हिज करियर ही सक्सीडेड, ठीक है, अपने करियर में बाधाओं के बावजूद वह सफल रहा। डिस्पाइट ऑफ द हेडविंड्स, ठीक है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हेडविंड्स का, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति, एडवर्स कंडीशन। मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, 5 विकेट शुरू में ही गिर गया, तो हेडविंड्स हो जाएगा किसके लिए? नेक्स्ट बैट्समैन के लिए। समझ गए? देखिए अगेन, अब आगे बढ़ते हैं। डेटा आर नाउ बिगिनिंग टू एक्यूमुलेट रिवीलिंग द स्लो डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी ब्रॉट ऑन बाय द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया। देखिए डेटा आर, सबसे पहले तो इसको नोट करिए, डेटा के साथ आर क्यों लगा हुआ है? कैन यू इमेजिन? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। एक्चुअली डेटा प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, ये डेटम से मिलके बना है। सॉरी, डेटम इसका सिंगुलर हो गया और इसका प्लूरल हो गया क्या? डेटा हो गया, तो इसको ध्यान देंगे। डेटा आर नाउ बिगिनिंग टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है कि जमा होना, ठीक है, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना। डेटा, आंकड़े जो है धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, जमा होने शुरू हो गए हैं। रिवीलिंग द स्लो डाउन,
इन द इंडियन इकोनॉमी ब्राउट ऑन बाय द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया। देखिए ब्राउट ऑन बाय मतलब क्या होता है, इसको समझिए। ब्राउट ऑन बाय मतलब होता है, यह दर्शाता है कि कोई चीज़ किसी विशिष्ट कारण से हुई है। ठीक है, ब्राउट ऑन बाय मतलब कोई जो विशिष्ट कारण से हुई, कोई चीज़ कोई परिस्थिति किसी वजह से हुई है, तब हम लोग यूज़ करते हैं ब्राउट ऑन बाई। इसको ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, डेटा इज़ नहीं होता है, आमतौर पे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये डेटम का प्लूरल है जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए डेटा आर होगा। तो काउज और इफ़ेक्ट क्या है, यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पे वॉर चल रहा है ईरान इज़राइल आपका यूएसए में, और जिसके वजह से इंडिया में क्या हो रहा है, मंदी हो रहा है। ठीक है, तो ये है काउज और ये है इफ़ेक्ट। तो डेटा आर नाउ बिगिनिंग टू एक्यूमुलेट, ये डेटा जो है शुरुआत हो गया एक्यूमुलेट जमा होने का। रिवीलिंग, रिवीलिंग मतलब ये उजागर कर रहा है कि ठीक है, इससे पता चल रहा है द स्लो डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्लो डाउन है, मंदी है, ब्रॉट डाउन बाई, कैसे आया है, द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, संकट चल रहा है, मतलब युद्ध का संकट चल रहा है, हॉर्मुज़ बंद हो गया है, जिसके वजह से तेल के जो शिप्स हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। तो इंडिया में इसका असर दिख रहा है एज ए मंदी, स्लो डाउन। ठीक है, तो ब्रॉट ऑन बाई का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ब्रॉट ऑन बाई। हिज स्ट्रेस वॉज ब्रॉट ऑन बाई ओवर वर्क, उसका तनाव अधिक काम के कारण उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ब्रॉट ऑन बाई मतलब एक ऐसा चीज़ जिसके वजह से कोई दूसरा चीज़ होता है, कॉज एंड इफेक्ट वाला। ठीक है, द लेटेस्ट इज़ द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। देखिए जो लेटेस्ट मतलब नवीनतम आंकड़ा है वो क्या है, 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक है, मतलब इंडेक्स है। लेटेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल है, हैव इसका यूज़ कर सकते हैं। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या आपने नवीनतम खबर सुनी। देखिए 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया मतलब कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटीज़ हो गया, ये सब 8 प्रमुख उद्योग हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, इसका इंडेक्सेस आया है अभी लेटेस्ट में, उससे ये स्लो डाउन पता चल रहा है। द डेटा for March, the first month since the war broke out, so that these 8 key industrial sectors together contracted by 0.4% over their level in March last year। अब देखिए डेटा फॉर मार्च, मार्च का जो डेटा है, ठीक है, द फर्स्ट मंथ सिंस द वॉर ब्रोक आउट, फरवरी में वॉर ब्रोकआउट हुआ था, मतलब वॉर शुरू हुआ था, अचानक से कोई चीज़ शुरू हो जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पहला मंथ मतलब फरवरी में वॉर शुरू हुआ, मार्च में जो डेटा आया है, सो दैट वो क्या दिखा रहा है, दीज 8 की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ये जो 8 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कोयला, क्रूड ऑयल, स्टील, सीमेंट, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी, टुगेदर कॉन्ट्रैक्टेड 0.4%, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं कितने से, 0.4% से, ओवर देयर लेवल इन मार्च लास्ट ईयर, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले साल के मार्च के डाटा से, तो ये 0.4% कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, मतलब सिकुड़ गए हैं, मतलब इनमें गिरावट देखी गई है। कितना का, 0.4% का। देखिए ब्रोकआउट अचानक से शुरू होना, इस ठीक है, युद्ध हो गया, आग हो गया, बीमारी के लिए इसका यूज़ किया जाता है ब्रोकआउट। देखिए ये V2 है, ब्रेकआउट है ओरिजिनल वर्ड क्या है, ब्रेक आउट। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द डेटा फॉर द मार्च, उसके बाद कोमा, फिर अगेन कोमा, 2 कोमा के बीच में ये जो सेंटेंस है, इसको अगर आप हटा भी देते हैं तो भी जो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग एपोजिटिव फ्रेज़। क्या बोलते हैं, एपोजिटिव फ्रेज़। ये क्या है कि मतलब मार्च के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इसलिए 2 कोमा के बीच में हम इसको डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट का यूज़ कर लेते हैं। ए फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, इमारत में आग लग गई।
ठीक है, कोई अचानक घटना घट गई तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्रेकआउट का। दिस वॉज द रोस्ट परफॉर्मेंस इन 19 मंथ्स बट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड। देखिए एडिटर कैसे लिखा है भाई, इसको ध्यान देना है, इसके लहजे को देखिए। नॉट अनएक्सपेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, वो सीधे लिख सकता था वॉज एक्सपेक्टेड। तो टोन देखिए, इस तरह से आपको अपने लैंग्वेज पे कमांड करना है, ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। दो नेगेटिव लगा के जब पॉजिटिव बोलते हैं तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। कि दिस वाज द रोस्ट परफॉर्मेंस, सबसे खराब, ठीक है, परफॉर्मेंस था इन 19 मंथ्स, पिछले 19 महीनों में, बट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब ये एक्सपेक्टेड था, मतलब ये प्रत्याशित था, इसकी उम्मीद की जा सकती थी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब सरप्राइजिंग, सिनोनिम्स हो जाएगा अनफोर्सिन, इसका अपोजिट होगा एक्सपेक्टेड, प्रिडिक्टेबल। वो वही मैं बोल रहा था ना कि दो नेगेटिव का यूज़ हुआ है, नॉट प्लस अन, तो ये पॉजिटिव हो गया एक्सपेक्टेड। इसको बोलते हैं लिटोटस, इसको इस टोन को क्या बोलते हैं हम लोग, लिटोटस, मतलब डबल नेगेटिव का यूज़ करके। ये एक अलंकार है, रेटोरिकल डिवाइस है। सीधे तौर पर बात कहने के बजाय नकारात्मक शब्द का प्रयोग करके बात को अधिक प्रभावी और पेशेवर बनाया जाता है। जैसे वो हार ही नहीं सकता है, हम सीधे बोल सकते हैं ना, जीत सकता है, ही कैन विन, ही कैन नॉट लूज़, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। देखिए इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग, हिज विक्ट्री वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, उसकी जीत कोई हैरानी की बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, द सप्लाई constraints, fuel shortages, and general subdued economic sentiments due to the conflict were bound to take a toll on the economy, especially given India's dependence on the imports। देखिए द सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स मतलब बाधा होता है, ठीक है, जो सप्लाई हो रहा था, तेल जो क्रूड ऑयल सप्लाई हो रहा था, गैस जो सप्लाई हो रहा था, उसमें बाधाएं आ गई ड्यू टू वॉर, फ्यूल शॉर्टेज मतलब ईंधन में कमी आ गई, एंड जनरल सबड्यूड इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स, इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं मतलब आर्थिक भावनाएं हैं वो सबड्यूड हो गई, मतलब वो दब गई। ठीक है, ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट की वजह से, वो जो आपस में विवाद था उसके वजह से, वे आर बाउंड टू टेक ए टोल ऑन द इकोनॉमी। देखिए टेक ए टोल क्या होता है, इसको समझिए, अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान, टेक ए टोल ऑन द इकोनॉमी, टेक ए टोल मतलब भारी नुकसान पहुंचाना, प्रभाव डालना। ठीक है, बाउंड टू मतलब तय होना या फिर निश्चित होना। तो देखिए सेंटेंस को समझने के लिए इसको ऐसे समझते हैं, सप्लाई कांस्टेंट मतलब आपूर्ति की बाधाएं, मतलब जो सप्लाई हो रहा था तेल गैस और भी चीज़ों का इंपोर्ट करा रहे थे हम लोग, बाहर से मंगा रहे थे, उसमें बाधाएं आ गई, फ्यूल शॉर्टेज ईंधन की कमी हो गई, सबड्यूड सेंटिमेंट्स मतलब सुस्त भावनाएं, मतलब लोग रुचि नहीं दिखाने लगे। ठीक है, क्योंकि कच्चा माल मिल ही नहीं रहा है। तो समझिए भारी नुकसान, टेक ए टोल, इसके वजह से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, स्पेशली गिवन इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, खास करके क्योंकि भारत इंपोर्ट्स पर मतलब आयात पर निर्भर है। इंडिया का डिपेंडेंस किस पे है, इंपोर्ट्स पर। ठीक है, कॉन्स्टेंट समझ गए, बाधाएं, इसका सिनोनिम्स रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस हो जाएगा, सबड्यूड मतलब सुस्त या दबा हुआ, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा म्यूटेड, सोम्बर, इसका अपोजिट हो जाएगा लाइवली, सेंटिमेंट्स भावनाएं विचार, सिनोनिम्स फीलिंग्स एटीट्यूड्स। चलिए नेक्स्ट, द प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग PMI for March also revealed a considerable slowdown, citing fewer fresh orders। सबसे पहले PMI को समझिए, ठीक है, ये क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, अगर डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे, ज़्यादा लोगों को काम पे रखोगे, हायर करोगे, इसका मतलब PMI ज़्यादा है। ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट्स का डिमांड ही नहीं है, ठीक है, डिमांड घटी है,
तो आप प्रोडक्ट्स भी घटा दोगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी घटा दोगे। और जो हायर कर रहे थे आप, मतलब जॉब जो आप क्रिएट कर रहे थे, कम लोगों को रखना चाहोगे, मतलब ले ऑफ करोगे, एक तरह से छटनी करोगे कि भाई कल से तुम काम पे नहीं आना, अरे सामान ही नहीं बिक रहा है। तो यही है पीएमआई। पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग है पीएमआई फॉर मार्च ऑल्सो रिवील्ड, ये भी रिवील कर रहा है, मतलब एक तरह से उजागर कर रहा है कंसिडरेबल स्लो डाउन, मतलब इसमें भी मंदी देखी गई है, इसमें भी धीमापन देखा गया है। साइटिंग फीवर फ्रेश ऑर्डर्स, किसका हवाला देते हुए, साइटिंग मतलब हवाला देना, फीवर मतलब बहुत कम फ्रेश ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, साइटिंग मतलब हवाला देना, उल्लेख करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट करेंगे, साइटिंग, इसका यूज़ भी कर सकते हैं। पीएमआई तो मैंने आपको बता दिया, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है, पीएमआई ज़्यादा है मतलब ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रहे हैं, ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, पीएमआई कम है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है और जॉब भी लेस क्रिएट हो रहे हैं। साइटिंग क्या है, जब हम बिना नया बाइक के शुरू किए पिछली घटना का कारण बताना चाहते हैं तो वर्ब में आईएनजी का उपयोग करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, मतलब नया बाइक के शुरू किए बिना, ठीक है, नया बाइक के शुरू नहीं किए हैं और पिछली घटना का कारण बताना चाहते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, उसने नौकरी से क्या कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। साइटिंग हेल्थ इश्यूज़, किसका हवाला देते हुए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ही केम टू द फील्ड साइटिंग प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वो फील्ड आया क्रिकेट खेलने के हवाला देते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, द कोर सेक्टर डेटा नॉनदलेस मेक फॉर ए सोबरिंग रीड। सबसे पहले सोबरिंग रीड को समझिए, सोबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। सोबरिंग मतलब होता है गंभीर सोचने पर मजबूर करने वाला, ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग, सीरियस, सीरियस गंभीर, सोबरिंग रीड, ठीक है। नंदलेस मतलब फिर भी, जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर 8 चीज़ मैंने अभी आपको गिनाया था, क्रूड ऑयल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, इस तरह से 8 सेक्टर जो उसको हम लोग कोर सेक्टर बोलते हैं। इसका जो डेटा है फिर भी एक गंभीर कर देने वाली स्थिति पेश करते हैं। मेक फॉर ए सोबरिंग रीड मतलब एक सीरियस परिस्थिति को हमें दिखा रहा है इसका डेटा, ठीक है। सोबरिंग रीड, इसको एकदम रट लीजिए। सोबरिंग मतलब होता है सोचने पर मजबूर करने वाला, गंभीर, ठीक है। अच्छा, मेक फॉर मतलब क्या होता है, कारण बनना, की ओर ले जाना, कोई विशेष स्थिति उत्पन्न करना। मेक फॉर ए सोबरिंग रीड का अर्थ है यह पाठ आपको गंभीर महसूस कराता है, सोचने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो मेक फॉर मतलब कोई विशेष स्थिति उत्पन्न करना, मेक फॉर। द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट वॉज अ सोबरिंग रियलिटी। दुर्घटना की खबर एक गंभीर कर देने वाली सच्चाई थी, ठीक है, गंभीर कर देने वाली सच्चाई थी, सोबरिंग। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द 8 सेक्टर 4 कंट्रैक्टेड, 1 रिमेन्ड फ्लैट एंड 2 विटनेस्ड शार्प स्लो डाउन्स, ठीक है। 8 सेक्टर में से जो प्रमुख उद्योग थे, 4 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, मतलब 4 धीमा हो गए, इनका व्यापार गिरा है। 1 रिमेन्ड फ्लैट, फ्लैट मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एंड 2 विटनेस्ड शार्प स्लो डाउन, और 2 जो हैं शार्प स्लो डाउन मतलब काफ़ी तेज़ी से वो गिरे हैं, ठीक है, धीमे हुए हैं 8 में से। फ्लैट मतलब स्थिर, ठीक है, अनचेंज्ड, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, स्टैग्नेंट हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा वोलाटाइल, जो तुरंत तुरंत बदलता है। विटनेस्ड मतलब देखा या गवाह बना, समानार्थी, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंस्ड। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज ओपनिंग ऑफ द 8 सेक्टर्स, वाक्य की शुरुआत में आकर पूरे वाक्य का दायरा, स्कोप तय कर देता है।
शुरू में ही हम लोग ऑफ द 8 सेक्टर्स यूज़ कर दिए। इससे क्या बाइक का दायरा सेट हो गया। यह पेशेवर और औपचारिक अंग्रेजी का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, प्रोफेशनल और अगर फॉर्मल इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो इस तरह से सेंटेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 टोटल सेक्टर्स हैं, उसमें 4 सिकुड़ गए मतलब धीमा हो गए, एक फ्लैट है, स्थिर है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। 2 में शार्प स्लो डाउन, तेज़ मंदी देखी गई है। जैसे ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ही इज़ द स्मार्टेस्ट। इस तरह से हम लोग अपने सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नोटेबली द रोस्ट परफॉर्मर वॉज द फर्टिलाइजर सेक्टर। ठीक है, विशेष रूप से, नोटेबली मतलब विशेष रूप से, ध्यान देने योग्य बात है कि जो रोस्ट परफॉर्मर है मतलब सबसे खराब, ठीक है, प्रदर्शन करने वाला कौन है? फर्टिलाइजर सेक्टर है, उर्वरक सेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस टू वॉज एक्सपेक्टेड गिवन द कॉन्स्टेंट्स ऑन नेचुरल गैस इम्पोर्ट्स। दिस टू मतलब ये भी, वॉज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था मतलब उम्मीद की गई थी। गिवन द मतलब जो सिचुएशन ऑलरेडी है। द कॉन्स्टेंट्स जो बाधाएं हैं, ऑन नेचुरल गैस इंपोर्ट्स मतलब जो नेचुरल गैस का इंपोर्ट हम लोग करा रहे थे उसमें जो कॉन्स्टेंट्स थे, तो ये एक्सपेक्टेड है, ये सब एक्सपेक्टेड है। ऊपर में जो ये 4 सिकुड़ गई, एक फ्लैट हो गया, 2 में भारी मंदी आ गया, तो ये एक्सपेक्टेड था। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या होता है? बाधाएं या फिर रुकावटें। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, हर्डल्स। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रीडम, अलाउंस और लिबर्टी। नेक्स्ट देखिए, गिवन का यूज़ यहाँ पे कैसे हुआ। गिवन द मतलब वो जो सिचुएशन है ना, ठीक है, उसको बता रहा, सिचुएशन को बता रहा। गिवन एक वर्ब नहीं है, इसका अर्थ है किसी बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन मतलब उस बात को ध्यान में रखते हुए। टेकन इनटू अकाउंट, गिवन प्लस नाउन सिचुएशन रिजल्टिंग क्लॉज, उसका रिजल्ट। जैसे गिवन द हैवी रेन वी शुड कैंसिल द मीटिंग, मतलब उस रेन को ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे एज ए वर्ब नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है, प्रीपोजिशन के रूप में गिवन का उपयोग किया गया है। तो इसको ध्यान देंगे, गिवन का उपयोग कैसे किया गया है? एज ए प्रीपोजिशन। गिवन द कॉन्स्टेंट्स मतलब बाधाओं को ध्यान रखते हुए। चलिए आगे बढ़ते। कॉन्स्टेंट्स ऑन नेचुरल गैस इंपोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया में। इस इमेज से आप क्लियरली समझ सकते हैं ये इंडिया है, तो तेल इधर से आता है, तो बाधाओं की वजह से गैस का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। भारत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस का आयात करता है, इंपोर्ट करता है। पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इन्हीं कॉन्स्टेंट बाधाओं के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी अपेक्षित एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। While the domestic natural gas sector grew by relatively robust 6.4%, the fertilizer sector contracted by 24.6% in March 2026। देखिए, while का यूज़ हमेशा हम लोग कंपेयर करने के लिए करते हैं। 2 सेंटेंस होता है, एक पॉजिटिव बताता है तो एक नेगेटिव बताता है। ये हमेशा मैं आपको बताते आ रहा हूँ, लगभग हर एक एडिटोरियल में ये while का यूज़ होता है। देखिए, पहला पॉजिटिव सेंटेंस है और दूसरा जो है नेगेटिव है। डोमेस्टिक नेचुरल गैस सेक्टर, घरेलू जो नेचुरल गैस का सेक्टर है वो 6.4% से ग्रो किया है। रोबस्ट मतलब एक मजबूती से ग्रो किया है। द फर्टिलाइजर सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड, लेकिन जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब उसमें स्लो डाउन दिखा गया है, वो सिकुड़ गया है। कितना? 24.6% से मार्च 2026 में। नेचुरल गैस का बढ़ा है 6.4%, बट 24.6% घट गया है किसका? फर्टिलाइज़र का। ठीक है, मार्च 2026 में। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़ना, गिरावट आना, श्रंक, रिड्यूस्ड। मैं आपको बताया अभी कि वाइल जो है उसके साथ विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इस तरह से आप भी अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। चलिए, डोमेस्टिक नेचुरल गैस 6.4% गिरा है, फर्टिलाइज़र सेक्टर -24.6%। ठीक है, ये बढ़ा है, ये गिरा है।
द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर सीवर, ठीक है, इसके जो इम्प्लीकेशन है मतलब परिणाम है वो क्या है, बहुत ही गंभीर है। सीवर मतलब क्या होता है, अत्यंत गंभीर, एक्सट्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी सेट फॉर अ टफ ईयर with the India Meteorological Department predicting an El Nino impacted below normal monsoon this year। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है मतलब कृषि क्षेत्र है, ऑलरेडी सेट फॉर ए टफ ईयर, मतलब एक कठिन वर्ष के लिए तैयार है। क्योंकि क्या रीज़न भाई, विद द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत का मौसम विज्ञान है क्षेत्र है, ठीक है, भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है, उसने क्या प्रेडिक्ट किया है, उसने भविष्यवाणी की है कि एल नीनो के प्रभाव के कारण मॉनसून में जो बिलो नॉर्मल मॉनसून, मतलब बारिश जो है नॉर्मल से कम होगी इस साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अल नीनो क्या होता है इसको समझ लीजिए। यह है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, यहाँ पे समुंदर गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म हवाएं क्या क्या करती हैं, जो बारिश ले जाने वाली हवाएं हैं भारत की ओर, उसको एक तरह से कॉन्स्टेंट्स पैदा करती है, बाधाएं पैदा करती है, उसको सोख लेती है, जिसके वजह से भारत में बारिश कम होता है। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, इसको बोलते हैं हम लोग अल नीनो इफेक्ट। ठीक है, तो भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है, अब बारिश कम होता है। चलिए A poor harvest has a direct impact on rural demand which is already far from robust। देखिए far from robust, देखिए भाई साहब किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर किया जा रहा है, इसको आपको सीखना है। अब पुअर हार्वेस्ट, ठीक है, खराब फसल का सीधा असर है, डायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब सीधा असर ऑन रूरल डिमांड, मतलब रूरल डिमांड पे पड़ेगा। फसल ही नहीं होगी, ठीक है, तो किसान कमाएगा ही नहीं, कमाएगा नहीं तो वो मार्केट से खरीदेगा नहीं, कुछ डिमांड कम हो जाएगा, रूरल डिमांड, वो ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, ठीक है, वो कोई भी मतलब कृषि का जो टूल्स है वो नहीं खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा तो फिर ट्रैक्टर कंपनी ट्रैक्टर नहीं बनाएगी, ट्रैक्टर नहीं बनाएगी तो फिर वो स्टील नहीं खरीदेगा, स्टील नहीं खरीदेगा तो एक चेन बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, एक साइकिल बन जाएगा, तो फिर स्टील का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं किस तरह से ये लिंक्ड एक दूसरे से लिंकअप है। देखिए फार फ्रॉम रोबेस्ट को समझिए आप, मजबूती से कोसों दूर, फार फ्रॉम रोबस्ट, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल, वीक भी बोल सकते थे, वीक भी बोल सकते थे, लेकिन एडिटर क्या बोल रहा है, फार फ्रॉम रोबस्ट मतलब मजबूती से कोसों दूर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से कमज़ोर थी, खराब फसल इसे और भी बदतर बना देगी। आया बात समझ में, मतलब मजबूती से कोसों दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शार्प slowdowns in the steel and cement production also show that construction activity has taken a hit companies new investments। देखिए शार्प स्लोडाउंस इन स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन, मतलब स्टील और सीमेंट के प्रोडक्शन में तेज़ी गिरावट आई है। ऑल्सो सो दैट, ये भी दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मतलब निर्माण की जो कार्य है हैज़ टेकन अ हिट। टेकन अ हिट मतलब क्या होता है, बुरी तरह से प्रभावित होना या नुकसान उठाना। टेकन अ हिट ईडियम है, बुरी तरह से क्या है, प्रभावित होना या नुकसान उठाना। माई सेविंग्स हैव टेकन अ हिट ड्यू टू हॉस्पिटल बिल्स, अस्पताल के बिलों के कारण मेरी बचत पर भारी असर पड़ा। टेकन अ हिट, आवर बिजनेस टेकन अ हिट, ठीक है, टू अ हिट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान हमारा व्यापार को नुकसान पहुंचा। इस तरह से हम लोग टेकन अ हिट मतलब टेक ए हिट का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है डैमेज और फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ पे टेकन ए हिट एज कंपनीज पोज न्यू इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि कंपनियों ने, एज का यहाँ पे बिकॉज के रूप में यूज़ किया गया है, क्योंकि रीज़न बताने के लिए, कंपनियाँ जो हैं न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, पॉज मतलब वो रोक दी हैं। ठीक है, नुकसान हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, सीमेंट प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, ठीक है,
और इससे पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैज़ टेकन अ हिट, मतलब जो निर्माण के कार्य हैं उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसको भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनियां जो हैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, पॉज कर दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दिस कंपाउंडेड बाय द पुअर परफॉर्मेंस in the coal, crude oil, petroleum products, and electricity sector dragged the overall index to its lowest full year growth 2025-26 since COVID-19 pandemic hit the economy. अब देखिए all of these, इस सब ने, ये एम डैश है, ये जो डैश है ना इसको बोलते हैं एम डैश, इसका यूज़ हम लोग करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, इस सेंटेंस पे जो रीडर है वो ध्यान दे, इसलिए एमडेस का यूज़ किया जाता है। कंपाउंडेड बाय पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, एकदम खराब परफॉर्मेंस। ठीक है, इन द कोल, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, मतलब कोल हो गया, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम के उत्पाद हो गए और इलेक्ट्रिसिटी का जो क्षेत्र है इनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, बहुत ख़राब था। ठीक है, ये कंपाउंडेड हो गया मतलब और स्थिति को ख़राब कर दिया। ड्रैग्ड द ओवरऑल इंडेक्स, जो इंडेक्स सूचकांक है उसको घसीट के टू इट्स लोवेस्ट फुल ईयर ग्रोथ, 2025-26 का जो सबसे न्यूनतम ग्रोथ है वहाँ तक ले गया सिंस कोविड-19 पैंडमिक हिट द इकोनॉमी। कोविड-19 जब पैंडमिक आया था, महामारी आई थी, उस समय भी अर्थव्यवस्था डगमगाई थी। ठीक है, तो 2025-26 में क्या हुआ, उससे भी लोवेस्ट चला गया है। तब से और अभी तक का जो इकोनॉमी है सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। और उसका रीज़न क्या है, पुअर परफॉर्मेंस किसका, कोयला का, कच्चे तेल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और बिजली विभाग का, बिजली क्षेत्र का। ठीक है, कंपाउंडेड मतलब और गंभीर बना देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स ड्राइविंग दिस रिसेंट स्लो डाउन आर एक्सटर्नल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स मतलब अधिकतर जो फैक्टर्स हैं ड्राइविंग दिस रिसेंट स्लो डाउन, जो ड्राइविंग मतलब प्रेरित कर रहे हैं, रिसेंट स्लो डाउन मतलब हाल ही में जो मंदी आई है या फिर मार्केट गिरा है, आर एक्सटर्नल, वो क्या है, बाहरी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ड्राइविंग है ना वो जेरंड नहीं है, वो क्या है, इसका एडजेक्टिव है, फैक्टर्स का एडजेक्टिव है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, स्लो डाउन मतलब क्या होता है, मंदी या गिरावट, एक्सटर्नल मतलब बाहरी है, फैक्टर्स मतलब कारक या तत्व। स्लो डाउन का सिनोनिम्स हो जाएगा स्लंप, डिक्लाइन। एंटोनिम्स बूम, ग्रोथ। एक्सटर्नल का आउटसाइड, सिनोनिम्स फॉरेन, एंटोनिम्स हो जाएगा इंटरनल, डोमेस्टिक। फैक्टर्स का एलिमेंट्स सिनोनिम्स हो जाएगा काउजेज हो जाएगा, और अपोजिट हो जाएगा यानी एंटोनिम्स रिजल्ट्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर्स ड्राइविंग, ये ड्राइविंग क्या है, ये ड्राइविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, किसके लिए, फैक्टर्स के लिए, ये जेरेंट नहीं है। However, if they persist, they could turn India's economic tailwinds into substantial headwinds. देखिए tailwinds और headwinds क्या होता है इसको समझिए। जैसे ये जहाज़ है, इधर से हवा चल रहा है तो ये tailwinds मतलब जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उसको tailwinds बोलेंगे, और headwinds जो एडवर्स कंडीशन है, विपरीत परिस्थितियां हैं, उसको हेडविंड्स बोलेंगे। अनुकूल परिस्थितियां टेलविंड्स मतलब पीछे से हवा चल रहा है तो आपको मदद मिलेगी, और आगे से हवा चलेगी तो आपको दिक्कत होगी। दोज आर कॉल्ड हेडविंड्स। हालांकि हाउएवर इफ़ दे परसिस्ट मतलब ये सब चलता रहा, ठीक है, दे कुड टर्न इनटू इंडियाज़ इकोनॉमिक टेलविंड्स इनटू सब्सटेंशियल हेडविंड्स। तो इंडिया का आर्थिक फेवरेबल जो भी चीज़ है वो क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियल हेडविंड्स में बदल जाएगा, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में बदल जाएगा। सब्सटेंशियल एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है मतलब भारी, पर्याप्त। ठीक है, हेडविंड्स में बदल जाएगा अगर ये सब चीज़ चलता रहा तो।
नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स फर्स्ट टर्म वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लो इन्फ्लेशन एंड हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसका जो पहला कार्यकाल था वाज कैरेक्टराइज्ड मतलब उसकी विशेषता थी कि बाय लो इन्फ्लेशन मतलब उसमें इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति महंगाई कम थी एंड हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और उच्च विदेशी निवेश था मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हुए थे। ठीक है, लो इन्फ्लेशन था पहला टर्म में और एफडीआई उच्च विदेशी निवेश हाई था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिकल मोमेंटम वाज सच दैट वोटर्स आल्सो फॉरगेव डिवास्टेटिंग पॉलिसी मिस स्टेप्स सच एज डीमोनेटाइजेशन। देखिए एडिटर का लाइन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। डोमेस्टिक पॉलिटिकल मोमेंटम जो घरेलू राजनीतिक गति थी वो सच दैट वो किस प्रकार ऐसी थी, सच दैट मतलब ऐसी थी। वोटर्स ऑल्सो फॉरगेव वोटर्स ने क्षमा किया माफ़ किया डिवास्टेटिंग पॉलिसी विनाशकारी नीति। ठीक है, एडिटर एडिटर का लाइन है मिस स्टेप्स। ठीक है, मिस स्टेप्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गलतियाँ। सचेज उसका एग्जाम्पल है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब जो नोटबंदी की गई थी। ठीक है, ये एडिटर कह रहा है कि वोटर ने ऐसी गलतियों को जो विनाशकारी थी उनको माफ़ कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The pandemic and the global turn away from China also worked to India's advantage in terms of foreign direct investments in the second term. सेकेंड टर्म में क्या हुआ, पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक आया तो क्या हुआ कि चाइना से जो अदर कंट्रीज़ हैं वो क्या हुए, थोड़ा सा दूरी बनाने लगे। ठीक है, टर्न अवे, ग्लोबल टर्न अवे फ्रॉम चाइना मतलब वर्ल्ड जो है चाइना से थोड़ा दूरी बनाने लगा। ऑल्सो वर्कड टू इंडियाज़ एडवांटेज, इससे इंडिया को फ़ायदा हुआ, इंडिया के एडवांटेज में काम आया। इन टर्म्स ऑफ एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टर्म में, ठीक है, उसके संदर्भ में दूसरे काल में इंडिया के फेवर में ये रहा। ठीक है, टर्न अवे मतलब मुंह मोड़ना दूरी बनाना। इन टर्म्स ऑफ मतलब के संदर्भ में, एडवांटेज मतलब फ़ायदा या लाभ। चलिए low oil prices in the beginning of the third term leading up to the war in Iran helped inflation stay low. लो ऑयल प्राइसेस तेल की कीमतें कम थीं इन द बिगिनिंग शुरुआत में ऑफ द थर्ड टर्म जब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ। किसका, मोदी का, मोदी जी का। लीडिंग अप टू द वॉर इन ईरान, ठीक है, हेल्प्ड इन्फ्लेशन स्टे लो मतलब वॉर से पहले तेल की कीमतें कम थीं। ठीक है, तीसरे काल जब मोदी जी का तीसरा काल शुरू हुआ था तो तेल की कीमतें कम थीं, तो उस टाइम भी इंडिया का जो इन्फ्लेशन था, मुद्रास्फीति था, वो लो था। ठीक है, युद्ध शुरू होने तक, ठीक है, जारी रहा मतलब प्राइसेस कम ही रहे। लीडिंग अप टू मतलब किसी घटना के होने के समय तक। प्रिसीडिंग एंटोनिम से इसका फॉलोइंग हो जाए। स्टे मतलब बने रहना, टिके रहना। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। येट साइंस वेर एमर्जिंग दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स spooked बाई इंडिया ट्रेड फ्रिक्शंस विद डोनाल्ड ट्रंप वेर कूलिंग ऑफ ऑन द इंडिया स्टोरी। अब देखिए स्पूक्ड बाई मतलब क्या होता है, घबराए हुए, डरे हुए। ठीक है, येट साइंस वेर इमर्जिंग, ये जो संकेत है ये उभर रहे थे। किस टाइप के साइंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, निवेशक हैं। स्पूक्ड बाय इंडिया ट्रेड फ्रिक्शंस विद डोनाल्ड ट्रंप मतलब भारत का डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएसए के साथ जो व्यापार में फ्रिक्शंस था, फ्रिक्शंस मतलब तनाव था, टैरिफ लगा रहा था डोनाल्ड ट्रंप। इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं मतलब विदेशी निवेशक हैं वो थोड़ा चिंताजनक थे यानी डरे हुए थे, इन्वेस्ट करने से डर रहे थे। वेर कूलिंग ऑफ ऑन द इंडिया स्टोरी, कहने का मतलब वो कूलिंग ऑफ में थे। कूलिंग ऑफ यानी उत्साह कम होना मतलब इन्वेस्ट करने में वो रुचि नहीं दिखा रहे थे। कौन, फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ द वॉर हैज़ मेड इट
पेनफुली क्लियर दैट इंडिया इज हॉस्टेज ऑफ ग्लोबल डायनेमिक्स। ठीक है, अब युद्ध ने पेनफुली, पेनफुली मतलब दर्दनाक रूप से ये क्लियर कर दिया है, ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि भारत जो है हॉस्टेज है। हॉस्टेज मतलब डिपेंडेंट है किस पे? ग्लोबल डायनेमिक्स के, मतलब विश्व के गतिशीलता के। ठीक है, अगर वर्ल्ड में जैसे पूरा ग्लोबलाइजेशन का असर है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, बात समझ रहे हैं कि अगर बाहर मंदी आती है तो वो मंदी इंडिया में भी आएगी। ठीक है, तो ग्लोबल डायनेमिक्स से इंडिया का है हॉस्टेज। हॉस्टेज मतलब ऐसा तो बंधक होता है, मतलब यहाँ पे होगा डिपेंडेंट, पूरी तरह से निर्भर है इंडिया। इन्फ्लेशन इज रियरिंग इट्स हेड अगेन। महंगाई की जो नागिन है वो फिर से अपना फन उठा रही है। रियरिंग इट्स हेड मतलब फन उठाना। ठीक है, फिर से बढ़ रही है महंगाई। चलिए, दिस along with the continued stagnation in household real incomes means that the government will have to work that much harder to restore India's bright spot sin। देखिए, sin मतलब होता है चमक, बात समझ रहे हैं? sin मतलब क्या होता है? चमक, लश्चर। तो लश्चर से शुरू हुआ था और sin में ख़त्म हो रहा है। ये है लिखने का तरीका। और इसके साथ ही पारिवारिक वास्तविक आय में निरंतर ठहराव। ठीक है, अलॉन्ग विथ कंटिन्यूड स्टेग्नेशन, निरंतर ठहराव किसमें? हाउस होल्ड रियल इनकम, मतलब पारिवारिक वास्तविक आय में। मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ द गवर्नमेंट विल हैव टू वर्क, सरकार को काम करना होगा, दैट मच हार्डर, इतना कठिन काम करना होगा, टू रिस्टोर इंडियाज ब्राइट स्पॉट सीन। तो जो इंडिया जिस तरह से चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाला था, इकोनॉमी में लगातार ग्रो कर रहा था, ठीक है, वो जो ब्राइट स्पॉट था, उस चमक को बरकरार रखने के लिए सरकार को काफ़ी कुछ करना बाकी है, मतलब कड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है, अभी क्या रीज़न दिया है कि इसके साथ क्या हुआ कि स्टेग्नेशन आ गया, एक लगातार ठहराव आ रहा है, कंटिन्यू निरंतर ठहराव किसमें? हाउस होल्ड रियल इनकम्स, मतलब जो पारिवारिक वास्तविक आय है उसमें भी ठहराव आ रहा है। ओके, ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। इसी के साथ आज का एडिटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। स्टेग्नेशन मतलब ठहराव, मंदी। इनएक्टिविटी इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। ग्रोथ हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, बूम। ठीक है, रीस्टोर आप जानते ही हैं, बहाल करना, लौटाना। शीन इसको नोट करेंगे, चमक होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।